प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज हम लोग 10वीं के विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए आए हैं। पुस्तक है आर्थिक विकास की समझ। आप लोगों से एक चर्चा करनी है। पिछले सत्र में जो पेपर हुआ, सोशल साइंस का पेपर, बच्चों को बहुत कठिन लगा। पेपर कठिन तो खैर नहीं था, किंतु बच्चों की तैयारी उस तरीके की थी नहीं जिस तरीके का पेपर आया। अप्रत्याशित पेपर आया, बच्चों की समझ में नहीं आया क्या किया जाए। लेकिन एक बात है, इस सब के पीछे हमारे पढ़ने के तरीके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम तैयारी किए, जिन प्रश्नों को हमने तैयार किया वो हमेशा एमपी बोर्ड के प्रश्न जो पहले आते रहे उसी तरीके की तैयारी कर लिया। और जो हमारी आदतें हैं वो हम बिल्कुल शॉर्ट देखना चाहते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं और सारगर्भित पढ़ना चाहते हैं। तो अब परीक्षाओं का ट्रेंड बदल रहा है, इसलिए आप लोग भी अपने तरीके को बदल लीजिए, नहीं तो उसका आप लोगों को नुकसान होगा। यहाँ पर जिस पुस्तक की हम बात करें, आर्थिक विकास की समझ, इस पुस्तक को अगर हम देखें तो इसका जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 की अगर हम बात करें तो इस अध्याय 1 जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा अध्याय है। इसमें विकास की बात की गई है। यहाँ पर यह समझाने का प्रयास किया गया है कि विकास जो है हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। एक व्यक्ति जो शहर में रह रहा है उसके लिए भौतिक सुख सुविधाएं, उसका विकास हो सकता है। जो व्यक्ति गांव में रह रहा है उसके लिए कृषि, उसका विकास हो सकता है। जो भौतिक सुख सुविधा से दूर हैं उनको जो है एकदम शांत क्षेत्र, वो उसके विकास का सूचक हो सकता है। तो हर एक जगह पे अलग अलग परिस्थितियां हैं और परिस्थितियों के हिसाब से विकास अलग अलग परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पर हम विकास का अर्थ सिर्फ इतना नहीं देख सकते हैं कि किसी के पास गाड़ी हो, बंगला हो और बहुत अच्छे शान शौकत हो, ज़्यादा पूंजी हो उसके पास में, कि इसको हम देख लें कि ये विकास हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों के बहुत अच्छे दृष्टिकोण के विकास की बात की गई है कि आपका एक नज़रिया हो, आप अच्छे तरीके से चीज़ों को जानें। इसके लिए जो है एनसीईआरटी की पुस्तक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। और पिछले साल जो पेपर आया वो एनसीईआरटी की पुस्तक पर ही आधारित आया, तो बच्चों को जो है ज़्यादातर इसमें समस्याएं हुई और बच्चों का रिजल्ट भी ख़राब हुआ है इस वजह से। तो इस बार आप जो पढ़ाई करें, एनसीईआरटी की पुस्तक पूरा पढ़ें आप लोग। उसमें जो क्वेश्चन निकल रहे हैं वो तो टीचर आपको बता ही देंगे, हम लोग बता ही देंगे आप लोगों को, लेकिन आप लोगों को क्या करना है, पुस्तक को एक बार रीड ज़रूर करना है। एक बार के बाद 2 बार देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें कहानियाँ टाइप से लिखी हुई हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। सरकारें चाहती हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो समझदार बने, योग्य बने और इस तरीके से हों जो चीज़ों को समझ सकें, परिस्थितियों को समझ सकें। इसीलिए जो है इस तरीके से आप लोगों के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। आप समझें, उसमें आप लोगों का भला है और इसको पूरा पढ़ें। और जो गाइड हैं और उनसे ना पढ़ें ये नहीं कहते हम, लेकिन आप लोग जो है पढ़ लें, उनसे भी सीखने को तो मिलेगा ही, लेकिन ये पुस्तकों को ज़रूर पढ़ना है, जिससे आप लोगों को क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसमें आप लोगों को ऐसी परिस्थिति निर्मित ना हो कि आप लोग जो है ना कर पाएँ कोई प्रश्न को। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जिन पर हमारी टॉपिक पर चर्चा होने वाली है। डेवलपमेंट की बात ही करें तो डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, मानव विकास एक सूचकांक प्रकाशित किया जाता है। तो ये किया गया कब, 2019 में, और भारत का स्थान था कौन सा, 130वां स्थान। 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। मानव विकास सूचकांक 2019 जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई 18-19 की, 19 में प्रकाशित हुई, तो उसमें जो है भारत का स्थान कौन सा है, 130वां है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। एक एक नंबर के जो क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आते हैं वो ये आते हैं कि भारत में जो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है, और सबसे कम जो साक्षरता वाला राज्य है वो बिहार है। अब साक्षरता क्या कहलाती है, साक्षरता का मतलब होता है, साक्षरता का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है, मतलब एक व्यक्ति की बात करें तो 7 वर्ष से ज़्यादा का जो बच्चा भी है, मान लीजिए 7 वर्ष से अधिक का व्यक्ति जो किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है
और थोड़ा बहुत उसकी समझ रखता है, उसको हम साक्षर कहते हैं। साक्षरता से क्या आशय है, तो आप लोग यही लिखेंगे 7 वर्ष का जो व्यक्ति है या 7 वर्ष से अधिक का जो व्यक्ति है वह अपनी भाषा को जो है लिख सके, पढ़ सके, इतना कौशल उसके अंदर हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, साक्षर कहते हैं। अब साक्षरता दर क्या होता है? साक्षरता दर का मतलब होता है पूरे देश में कितने लोग हैं, पूरे लोग मतलब कितने देश में लोग हैं और उनमें से जो है कितने लोग जो है 7 वर्ष से ज़्यादा के हैं जो अपनी भाषा को पढ़ना और लिखना जानते हैं, तो वो कहलाता है साक्षरता दर। साक्षरता दर जो कहलाता है कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत। ठीक है, कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का प्रतिशत क्या कहलाता है, साक्षरता दर कहलाता है। ठीक है, साक्षरता की बात करें तो भारत जो है, भारत में केरल सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य है और बिहार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है। ठीक है, समझ गए होंगे साक्षरता आप लोग। ठीक है, लिखेंगे कैसे, समस्या यही होती बच्चों की कि लिखेंगे कैसे। लिखेंगे इस तरीके से आप 7 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति, 7 या 7 वर्ष से अधिक का वह व्यक्ति जो अपनी भाषा को मतलब कि विचारों को लिख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, हम उसे साक्षर कहते हैं। ठीक है, अब साक्षरता दर क्या होती है, साक्षरता दर कैसे लिखेंगे, कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत को साक्षरता दर कहते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद जो है हम बात करते हैं जीवन प्रत्याशा की या प्रत्याशित आयु। प्रत्याशित आयु क्या होती है, प्रत्याशित आयु को हम जीवन प्रत्याशा भी कहते हैं। प्रत्याशित आयु का मतलब होता है एक बच्चे का जन्म होता है, उसके जन्म के समय में ये बात सोची जाती है कि ये बच्चा कितने समय तक जिंदा रहेगा। इसका मतलब होता है औसत आयु, कि एक बच्चा जो है जब उसका जन्म हुआ तो वो कितने समय तक जीवित रह सकता है या इतनी उम्मीद कर सकते हैं कि वो कितने समय तक जीवित रहता है। देखिए कैसे होता है ये, भारत में जितने भी लोग हैं, जितनों की मृत्यु हो रही है, तो क्या किया जाता है कि कितने लोग जो है, जैसे एक व्यक्ति है वो 100 साल में उसकी मृत्यु हुई, दूसरा व्यक्ति है उसकी जो है 95 साल में मृत्यु हुई, तीसरा व्यक्ति है वो 70 साल में मृत्यु हुई, एक व्यक्ति है जिसकी जो है 55 साल में मृत्यु हुई, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 30 साल में मृत्यु हुई, एक व्यक्ति ऐसा है जो 25 साल में मृत्यु हुई। तो कुल मिला के ये सभी को टोटल किया जाता है, सबका क्या किया जाता है, योग किया जाता है। और योग करने के बाद जो है इसको निकाला जाता है, जैसे 6 व्यक्ति थे, इनका टोटल कर देंगे और 6 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो क्या निकल आएगा, औसत। ये होता है औसत आयु। क्या होता है, औसत आयु। जीवन प्रत्याशा या प्रत्याशित आयु का मतलब अर्थ कैसे लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे आप लोग प्रत्याशित आयु का कि एक व्यक्ति के जन्म होने के समय में यह उम्मीद की जाती है कि वह व्यक्ति कितने समय तक या वह बालक कितने समय तक जीवित रहेगा, हम उसे प्रत्याशित आयु कहते हैं। या फिर जीवन प्रत्याशा किसे कहते हैं, एक व्यक्ति के जीवन जीने की आशा जो है या उम्मीद है उसको हम जीवन प्रत्याशा कहते हैं। कैसे निकालते हैं इसको, अगर डिटेल से समझना हो तो समस्त जो भारत की जनसंख्या है उसमें जितने लोगों की मृत्यु हुई उसमें लोगों ने कितने समय तक अपना जीवन जिया उसको क्या किया जाता है, उसका टोटल किया जाता है और टोटल करने के बाद उससे भाग दे दिया जाता है, उससे निकलती है जीवन प्रत्याशा। ठीक है, जीवन प्रत्याशा समझ गए होंगे आप लोग। जीवन प्रत्याशा मतलब व्यक्ति की औसत आयु। आप लोग को क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जीवन प्रत्याशा जो है क्या है, तो औसत आयु क्या है, औसत आयु। औसत आयु का मतलब एक व्यक्ति का जन्म होता है, वह कितने समय तक औसतन जिएगा, ऐसी उम्मीद की जाती है, जिसे हम जीवन प्रत्याशा या औसत आयु या प्रत्याशित आयु कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग जीवन प्रत्याशा, है ना। आप लोगों के इसमें पुस्तक में दिया है 68 वर्ष 2019 के हिसाब से और 2011 के हिसाब से जो है 67 वर्ष जो है भारत की जीवन प्रत्याशा मापी गई है कि एक व्यक्ति औसतन जो है 67 साल तक जिएगा। कब की बात हो रही है, 2011। आपके में 2019 का आंकड़ा दिया है, उसमें 68 वर्ष दिया हुआ है, वो 68 दशमलव कुछ दिया हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग ये समझ गए प्रत्याशित आयु या औसत आयु। इसके बाद हम बात करें प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है कि एक देश के अंदर जैसे हमारा भारत है, भारत में
जो उद्योग है, व्यापार है, कृषि है, खनन है या इंडस्ट्री, मतलब जो भी क्षेत्र हैं उनमें से कितनी इनकम हो रही है। ठीक है, एक देश को प्राप्त होने वाली आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय कहलाती है। लेकिन उसमें जो मशीनों की घिसावट है उसको क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है, और जो दूसरे देश से हमें आय प्राप्त होती है उसको जोड़ दिया जाता है। तो हमें प्राप्त होती है कौन सी आयु? राष्ट्रीय आय प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय जो होती है, राष्ट्रीय आय मतलब एक देश में समस्त स्रोतों के द्वारा प्राप्त आय क्या कहलाती है? राष्ट्रीय आय। आप लोग समझ गए होंगे कौन कौन से साधनों से प्राप्त होती है सरकार को आय? कृषि, व्यापार, उद्योग, परिवहन, संचार। ठीक है, संचार मतलब जानते हो, जैसे संचार जो साधन है, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये चीज़ें। परिवहन तो जानते हो, रेल परिवहन, बस परिवहन, सड़क परिवहन। उद्योग तो जानते हो आप लोग, है ना, इसके प्रकार होते हैं, बृहद उद्योग, लघु उद्योग, है ना, कुटीर उद्योग। व्यापार भी जानते ही हो आप लोग, सामान खरीदने जाते होंगे। खेती बाड़ी से जुड़े आप लोग है ही हैं, देखते होंगे आप लोग, कृषि करते हैं लोग, फसलों को बेचते हैं। तो इनसे जो आय प्राप्त होती है, इनसे जो समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली जो आय है, समस्त स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय को, आय में से मशीनों के घिसावट को क्या किया जाता है? घटाया जाता है, तथा विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ दिया जाता है। इसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। राष्ट्रीय आय के बाद जो है प्रति व्यक्ति आय होती है। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है, प्रति व्यक्ति आय जो होती है उसका जो सूत्र है, राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या। राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या मतलब देश की राष्ट्रीय आय कितनी है और देश की जनसंख्या कितनी है, इसको प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मानव विकास जो सूचकांक जारी हुआ है, इसमें मानव विकास जो सूचकांक है, भारत उसमें मध्यम विकास वाला देश है। मानव विकास सूचकांक आप लोग पुस्तक को पढ़ेंगे डिटेल से तो आपको ये जानकारी शायद मिल जाए। हम इतने डिटेल से आप लोगों को पढ़ा इसलिए नहीं सकते क्योंकि इतना समय रहता नहीं है हमारे पास भी, और आप लोग भी वीडियो इतना लंबा देख नहीं पाएंगे। इसीलिए जो है हम शॉर्ट में आपको चीज़ें बता रहे हैं ताकि आपको एक समझ विकसित हो जाए, लेकिन आप पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक क्या होता है? UNDP जो है मानव विकास सूचकांक जारी करता है। इसके लिए आय है, सुविधाएं हैं, जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है। ठीक है, इन सब का अध्ययन किया जाता है, आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। तो भारत जो है मध्यम विकास वाला देश माना जाता है। देखिए, आय एक बहुत बड़ा साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा किसी देश की स्थिति का पता लगाया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि अमेरिका जो है विकसित देश है, तो ये किसके कारण से है? इसकी आय ज़्यादा है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? जो राष्ट्रीय आय है उसमें से, राष्ट्रीय आय को हम किस में से? जनसंख्या से घटा देंगे, मतलब भाग देने पर जो प्राप्त होता है वो प्रति व्यक्ति आय होती है। अब आप कैसे लिखेंगे? प्रति व्यक्ति का आशय होता है एक देश में कोई व्यक्ति कितनी आय प्राप्त करता है, उसे हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसको कैसे ज्ञात करते हैं? राष्ट्रीय आय से जनसंख्या को भाग दे देते हैं तो हम क्या प्राप्त करते हैं? प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय आप लोग समझ गए होंगे, प्रति व्यक्ति आय आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद है यहाँ 1 नंबर का खाली स्थान का क्वेश्चन है। औसत आय को खाली स्थान कहते हैं। औसत आय को खाली स्थान कहते हैं। तो औसत आय जो होती है उसको क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, औसत आय को खाली स्थान कहते हैं। तो क्या कहते हैं औसत आय को? प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। किसको कहते हैं? औसत आय को। ठीक है, भारत का लिंगानुपात जो है वो है 943। कैसे लिखा जाएगा? 1000 अनुपात 943। अब लिंगानुपात होता क्या है? लिंगानुपात होता है जैसे हमारा भारत देश है तो भारत में कितने पुरुष हैं और कितने महिलाएं हैं, तो वो कहलाता है एक सेक्स रेशियो, मतलब लिंगानुपात। इसको हम कैसे लिखेंगे? कैसे? समस्या यही है आप लोगों की, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। लिंगानुपात कहलाता है 1000 व्यक्तियों पर 1000 पुरुषों पर
1000 पुरुषों लिखिए व्यक्ति की जगह, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात 943 है। कितना है? 943। आप देखेंगे तो लिखा होगा 1000 अनुपात 943, मतलब 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाओं की संख्या भारत में? 943। इसलिए भारत में ऐसे प्लान चलाए गए, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और मतलब महिला साक्षरता, इसलिए सरकार ने बहुत ध्यान दिया ताकि लिंग अनुपात बढ़ाया जा सके। लिंग अनुपात समझ गए आप लोग? लिंग अनुपात का अर्थ 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसको भी तैयार कर लेंगे। अब मानव विकास सूचकांक तो बता ही दिए थे कि 130वां स्थान है भारत का 2019 में। प्रति व्यक्ति आय बता दिए, राष्ट्रीय आय ये रह गया, सतत पोषणीय विकास और शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या होता है? शिशु मृत्यु दर होता है 1000 व्यक्तियों पर, जहाँ पर व्यक्ति की बात हो तो समझ लीजिए उसमें पुरुष भी है और महिला भी है। ठीक है, 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु। तो मतलब 1 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो जा रही है किसी कारणवश, तो उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर कितनी है? 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की, 1000 से कम आयु के या मरने वाले बच्चों की संख्या को हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। तो मृत्यु दर क्या होती है? मृत्यु दर कहलाती है 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में, है ना, एक निश्चित समय में 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या को हम मृत्यु दर कहते हैं। और शिशु मृत्यु दर किसे कहते हैं? 1000 व्यक्तियों पर 1 वर्ष से कम आयु में मरने वाले शिशुओं की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, आप लोग मरने वालों की जगह मृत्यु या और अच्छे शब्द में आप जमा सके तो आप लोग जमा लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है शिशु मृत्यु दर, आप लोग समझ गए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है? सतत पोषणीय विकास का मतलब होता है एक ऐसा विकास चाहिए, एक ऐसा विकास देश में हो जिससे जो संसाधन हमारे पास आज उपलब्ध हैं वो हमें तो प्राप्त हों, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो, है ना, उनको भी ये चीज़ें प्राप्त हो सकें। उसे हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं कि विकास इस तरीके का किया जाए जिससे जो है वो भविष्य की ज़रूरतों को भी पूरा कर सकें, उसमें इतनी क्षमता हो कि वो भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने की क्षमता रखते हों, तो हम इसे सतत पोषणीय विकास कह सकते हैं। ठीक है, मतलब संसाधनों का उपयोग इस तरीके से किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी बने रहें। ऐसा ना हो कि म्यूजियम में रखना पड़े कि ये पेट्रोल है। देखो पहले इससे गाड़ियाँ चलाई जाती थी, है ना, तो आप लोगों की गाड़ियाँ और पेट्रोल सब म्यूजियम में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? जैसे कि डीजल इंजन की बात करें, रेल पहले डीजल इंजन चलाती थी और अभी भी कहीं कहीं चलती हैं, तो डीजल इंजन अब बहुत कम हो गई, इलेक्ट्रिक ने उसका स्थान ले लिया। तो डीजल इंजन का उपयोग, पहले कोयले का इंजन का उपयोग, तो आप देखेंगे म्यूजियम में कोयले का इंजन आपको मिलेगा कि कोयले से जो है क्या चलाई जाती थी, ट्रेनें चलाई जाती थी। डीजल इंजन तो अभी चलेते हैं कई जगह, लेकिन अब उसका स्थान विद्युत ने ज़्यादातर ले लिया है। तो इसलिए जो है सतत पोषणीय विकास का मतलब ये संसाधनों का इस तरीके से प्रयोग या उपयोग किया जाए कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी शेष रह सकें। हम इसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उम्मीद है जितनी चीज़ें हमने बताई हैं आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अध्याय से संबंधित और भी जो प्रश्न निकलेंगे हम आपके साथ में आएंगे और चर्चा करेंगे। अध्याय का ये भाग हुआ 1, जिसमें सिर्फ सामान्य समझ बनाने के हिसाब से 1-1 नंबर और 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन आप लोगों के निकलते हैं उसी पर हमारी चर्चा हुई है। आप लोग तैयारी करते रहिए और आसान है, पढ़ते रहिए पुस्तक को, है ना, और आप लोग तैयारी कर लीजिए और लिख लीजिए। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों को लग रहे हों उनको लिखिए, पढ़िए
आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आप लोगों को।